हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शेखावटी कोचिंग क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पिछले वीडियो में अपन ने अजमेर का चौहान वंश पढ़ा था, ठीक है। उसमें अपन ने सबसे पहले अजय राज चौहान, उसके बाद अर्णोराज चौहान और उसके बाद विग्रह राज चतुर्थी, इन तीन शासकों के बारे में विस्तृत चर्चा की थी, ठीक है। आज अपन चर्चा करते हैं जो इस वंश में सबसे शक्तिशाली शासक हुआ था, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप सबने सुना भी होगा, उनके बारे में जानते भी होंगे कि ये है संपूर्ण भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस शासक के बाद, जैसे आपने सुना है कि तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी से पराजित हो जाने के बाद भारत में हिंदू साम्राज्य यानी राजपूत जो समय चल रहा था 7वीं सदी से, उस राजपूत समय का क्या हो जाता है, समापन हो जाता है और एक स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की यहां पर स्थापना होती है, ठीक है। देखिए क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पृथ्वीराज चौहान के बारे में आज अपन संपूर्ण जानकारी यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसका जो जन्म परिचय है, उस जन्म परिचय के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं अपन। सबसे पहले तो बात करें, देखो इसका शासनकाल है 1177 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था, ठीक है। अब थोड़ी सी इनकी जो जन्म कहाँ हुआ, स्थान कौन सा था, कब हुआ, पिता कौन थे, माता कौन थी, यानी इनका जीवन परिचय के बारे में एक छोटी सी जानकारी अपन ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि यह है इस अजमेर के चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, ठीक है। उसके बाद अपना पॉइंट आता है जन्म हुआ था इनका 19 मई 1166 ईस्वी को गुजरात का एक स्थान है अनिहल पाटन। इस अनिहल पाटन नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। पिता का नाम सोमेश्वर चौहान, माता का नाम कर्पूरा देवी, और ये कर्पूरा देवी कौन थी? अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। और ये अनंगपाल तोमर कौन था? दिल्ली का शासक था। कहां का था भाई? दिल्ली का शासक था, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री की बात करें, कदमवास, या इसी को अपन इतिहास में क्या कहते हैं, केमास कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेनापति की बात करें तो खांडेराव, और दूसरा सेनापति कौन था? बोनेक मल। उसके बाद पत्नी की बात करें तो पत्नी दो थी, एक तो अच्छिन कुमारी और एक संयोगिता, ठीक है। बहन का नाम प्रथा, भाई का नाम हरिराय, और इतिहास में इनको कई उपनाम दिए गए हैं, जैसे राय पिथौरा, दल पंगुल है ये, दल पंगुल, सपादलक्ष्य, हिंदू सम्राट, इन सब उपाधियों से इनको इतिहास में नवाजा गया था, ठीक है। फिर बाद में इनका राज्याभिषेक 1177 ईस्वी में पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु जाने के बाद मात्र 11 वर्ष की अवस्था में इनका राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। क्योंकि अपन सब जानते हैं कि 11 वर्ष की अवस्था में शासक बने, इसलिए क्या थे? अल्पायु थे। क्या थे भाई? अल्पायु थे, ठीक है। इसी कारण इनकी जो माता है कर्पूरा देवी, ये तो क्या बनी? इनकी सनक्षिका बनी, और इनके नाम से इन्होंने पूरा शासन भार संभाला था। और इनकी सहायता किसने की? इनके प्रधानमंत्री कदमवास ने यहां पर इनकी सहायता की थी, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखो, केमास के बारे में आप शायद सबने सुना होगा, जैसे नागौर का किला है। कौन सा किला है? नागौर का किला, जिसको अपन नगाड़ा दुर्ग भी बोलते हैं, नाग दुर्ग भी बोलते हैं। इस नागौर के किले का निर्माण भी किसने करवाया था? इसी प्रधानमंत्री यानी पृथ्वीराज चौहान के मंत्री प्रधानमंत्री कदमवास या केमास ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए अब बात करते हैं शासन संभालने के बाद इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किस तरह से किया, या इनके काल में जो विद्रोह हुए थे उन विद्रोहों को इन्होंने कैसे दबाया। तो सबसे पहले शासक बनने के तुरंत बाद ही सबसे पहला विद्रोह हुआ इनका इनके चचेरे भाई नागार्जुन का, और इनका साथ कौन दे रहे थे? अपरांगेग।
ठीक है, अपर गांगे इनका सहयोग कर रहे थे। ठीक है, तो पृथ्वीराज तृतीय ने यानी पृथ्वीराज चौहान ने अपने मंत्री केमास की सहायता से 1178 ईस्वी में गुड़गांव के युद्ध में इन दोनों को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। इस प्रकार अपना जो प्रथम विद्रोह हुआ था, यानी किसका हुआ प्रथम विद्रोह है, नागार्जुन का, जो कौन था, पृथ्वीराज चौहान का चचेरा भाई था। इसका सबसे पहला विद्रोह हुआ, इसी विद्रोह को इन्होंने सर्वप्रथम दबाया था। तो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वीराज चौहान के राज्याभिषेक होते ही सबसे पहला विद्रोह किसने किया था, तो उसके चचेरे भाई नागार्जुन ने इसका विद्रोह किया था। ठीक है, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान का दूसरा जो विद्रोह हुआ था, इस पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जो दूसरा विद्रोह हुआ था वो कौन सा हुआ था, भंडारकों का विद्रोह है। ठीक है, ये भंडारकों एक जाति का नाम है और ये जाति कहां से आई थी, सतलज प्रदेश से आई थी। कहां से आई थी, सतलज प्रदेश से आई थी और कहां आकर के बसी, हिसार, भरतपुर और ब्रज क्षेत्र में ये आकर के बसी थी। इन्होंने कालांतर में पृथ्वीराज तृतीय के खिलाफ क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। तो 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने इन भंडारकों का क्या किया था, दमन किया था। ठीक है, फिर बाद में आगे चलते हैं अपन, तीसरा युद्ध तुमुन का युद्ध और महोबा की विजय। ये 1182 में युद्ध लड़ा गया। किस किस के मध्य लड़ा गया, एक तरफ तो थे पृथ्वीराज तृतीय और उनका मंत्री केमास, और दूसरी तरफ कौन थे, परमार्दी देव और उनके विश्वस्त सेनानायक आला और उदल। ठीक है, और ये परमार्दी देव कौन था, चंदेल शासक था। कौन था भाई, चंदेल शासक था। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं, आगे देखिए। हां, इस परमार्दी देव को इस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। ठीक है, और इस युद्ध के अंतर्गत जो परमार्दी देव के ये दो विश्वस्त सेनानायक थे, कौन कौन, जो मैंने अभी बताया आपको कि आला और उदल, ये दोनों क्या हुए थे, इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि परमार्दी देव के कौन से दो सेनानायक पृथ्वीराज तृतीय से युद्ध करते हुए मारे गए थे, क्या नाम है, आला और उदल। ठीक है, इस युद्ध में चूंकि परमार्दी देव पराजित हो गया और परमार्दी देव के पराजय होने के बाद चंदेल वंश का भारत से क्या हो गया, समापन हो गया। ठीक है, चंदेल वंश का क्या हो गया, समापन हो गया। और महोबा के ऊपर किसकी विजय हो गई, पृथ्वीराज तृतीय की विजय हो गई। और यहां पर इस महोबा का संरक्षक पृथ्वीराज ने किसको नियुक्त किया, कुंजन राय को नियुक्त किया था। समझ आ गई बात, दोबारा एक मिनट समझ लेना। तुमुन का युद्ध हुआ, महोबा की विजय हुई। ठीक है, 1182 ईस्वी में किस किस के मध्य, पृथ्वीराज तृतीय और मंत्री केमास, और दूसरी तरफ कौन थे, चंदेल शासक परमार्दी देव और उसके दो विश्वस्त सेनानायक आला और उदल। और ये आला और उदल इस युद्ध के अंतर्गत लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और इसी के साथ चंदेल वंश का क्या हो गया, भारत में समापन हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हां, उसके बाद आता है एक पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना। ठीक है, युद्ध लड़ा गया माउंट आबू का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया, माउंट आबू का युद्ध लड़ा गया। देखिए, ये जो माउंट आबू का युद्ध है, कई बुक्स के अंतर्गत आपको इसको क्या मिलेगा, नागौर का युद्ध भी मिलेगा, नागौर का युद्ध भी मिलेगा। अब नागौर का युद्ध है वो, इसका नाम नागौर का युद्ध क्यों मिलेगा, ये मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद में, पहले इसको समझना ध्यान से आप। माउंट आबू का युद्ध लड़ा गया, एक तरफ तो था पृथ्वीराज तृतीय और दूसरी तरफ कौन था, भीम द्वितीय। और ये भीम द्वितीय कौन था, चालुक्य शासक था, गुजरात का चालुक्य शासक था। ठीक है, कारण क्या था, माउंट आबू की राजकुमारी अछिन कुमारी का विवाह है। इस युद्ध का प्रमुख कारण क्या था,
माउंट आबू की राजकुमारी अच्छिन कुमारी का विवाह है और ये अच्छिन कुमारी माउंट आबू के शासक जैत सिंह की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी भाई? जैत सिंह की पुत्री थी। ठीक है, ये भीम द्वितीय इस अच्छिन कुमारी से विवाह करना चाहता था और ये अच्छिन कुमारी विवाह करना चाहती थी किससे? पृथ्वीराज तृतीय से। ठीक है, तो इस विवाह को लेकर पृथ्वीराज तृतीय और भीम द्वितीय के मध्य युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंतर्गत पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई? विजय हुई। लेकिन ये जो बात है ये अपवाद स्वरूप है, क्योंकि इस बात में अधिकांश विद्वानों के अंतर्गत काफी मतभेद हैं। कैसे हैं? जैसे कई विद्वान तो कहते हैं कि इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और कई विद्वान ये कहते हैं कि इसमें भीम द्वितीय की विजय हुई और कई विद्वान जैसे गोपीनाथ शर्मा है, दशरथ शर्मा है, ये बोलते हैं कि ये जो युद्ध था वो युद्ध अनिर्णायक रहा था। क्या रहा था? अनिर्णायक युद्ध रहा था। ठीक है, तो इस युद्ध को अपवाद स्वरूप माना जाता है, इसलिए आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। बाद में इस युद्ध की समाप्ति के बाद अच्छिन कुमारी का विवाह किसके साथ हो गया? पृथ्वीराज तृतीय के साथ हो गया। चलिए आगे चलते। दिल्ली पर अधिकार। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि दिल्ली पृथ्वीराज चौहान का क्या था? ननिहाल था। ठीक है, देखिए पृथ्वीराज चौहान के नाना अनंगपाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? दिल्ली की स्थापना की थी। अनंगपाल चूंकि निसंतान था, कोई संतान नहीं थी, अतः उसने अपना राज्य किसको दे दिया? पृथ्वीराज चौहान को दे दिया। इस प्रकार पृथ्वीराज ने दिल्ली को अपनी क्या बना लिया? राजधानी बना लिया। समझ आ गई बात? तो इस तरह से दिल्ली के ऊपर जो अंतिम हिंदू शासक था जिसने शासन किया वो कौन था? पृथ्वीराज चौहान था। ठीक है, अब आती है पृथ्वीराज चौहान के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना। देखिए, हाँ, देखिए नाम आता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हाँ, पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। आप सब जानते हो कि इन दोनों के मध्य जो महत्वपूर्ण युद्ध थे वो तो कितने लड़े गए थे? 2 युद्ध लड़े गए थे। और 2 युद्ध कौन से थे? तराइन के 2 युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। अब इन युद्धों की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो वो जानकारी समझिए। पहला ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, जो किसने लिखा है? चंद्रवरदाई ने लिखा है। दूसरा ग्रंथ है ताज उल मासिर, इसके लेखक कौन है? हसन निजामी। और तीसरा ग्रंथ कौन सा है? तबकाते नासिरी, जिसके लेखक कौन है? मिनहाज उल सिराज। इन 3 ग्रंथों से हमें क्या मिलती है? इन तराइन के 2 युद्धों की संपूर्ण जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब बात करते हैं तराइन के 2 युद्धों को। से पहले की बात करें अपन, तो इतिहासकार ये मानते हैं कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज से काफी बार पराजित हुआ था। कितनी बार पराजित हुआ? किसने ये बात बताई है? ये बात आपके सामने है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सुरजन चरित्र। इस ग्रंथ में यह कहा गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को कितनी बार पराजित किया था? 21 बार पराजित किया था। दूसरा है हमीर महाकाव्य। इस हमीर महाकाव्य में यह कहा गया है कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को कितनी बार पराजित किया था? 7 बार पराजित किया था। चिंतामणि ग्रंथ के अनुसार 23 बार पराजित किया। प्रबंध कोश के अनुसार 20 बार पराजित किया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि राजस्थान के, या हम यूं कहें कि राजस्थान के नहीं बल्कि भारत के भी ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने इस तराइन के युद्ध में, दोनों युद्धों में पृथ्वीराज का साथ किसने दिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं जालौर का समर सिंह।
जालौर का शासक था समर सिंह, जिसने इस तराइन के युद्ध में किसका साथ दिया था? पृथ्वीराज का साथ दिया था। दूसरा कौन था? मेवाड़ का सामंत सिंह। और तीसरा कौन था? दिल्ली का गोविंद राय। इन तीनों ने तराइन के युद्ध में किसका साथ दिया था? पृथ्वीराज का साथ दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। तो देखिए, हाँ, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। दो युद्ध लड़े गए। पहला युद्ध लड़ा गया 1191 और दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1192। ठीक है, याद रख सकता आराम से। तो देखिए, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने अपने सेनापति खांडे राव के साथ मिलकर मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। किसके साथ मिलकर? अपने सेनापति खांडे राव के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। ठीक है, फिर आगे देखिए, नाम आता तराइन का दूसरा युद्ध, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। समझ आ गई बात? अब देखिए, यहां पर एक बात आपको गौर करने लायक है। मैंने शुरू में, आपने इस वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि पृथ्वीराज चौहान के दो सेनापति थे। पहले का नाम था खांडेराव, दूसरे का नाम था बुनेक मल। ठीक है, तो देखिए, ध्यान से समझिएगा। तराइन के प्रथम युद्ध तक तो, तराइन के प्रथम युद्ध तक तो पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? खांडेराव। और तराइन के प्रथम युद्ध के बाद उसका सेनापति कौन था? बुनेक मल था। ठीक है, अब तराइन का दूसरा युद्ध 1192, इसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई? पराजय हुई। कई कारण हैं जिसमें के कारण पृथ्वीराज चौहान की इस युद्ध में पराजय हुई। देखिए, दो तो कारण अपन यहां पर पढ़ लेते हैं जो मोस्ट हैं। एक तो पृथ्वीराज चौहान के दो सेनानायक, एक का नाम सोमदेव और दूसरे का नाम प्रताप सिंह। इन दोनों ने क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान के साथ विश्वासघात किया था, और ये दोनों अपनी सेना सहित किस में जा मिले थे? मोहम्मद गोरी के साथ जा मिले थे। दूसरा है कन्नौज के शासक जयचंद्र का गोरी का सहयोग करना। ये कंफ्यूज करने वाली स्थिति है। यह भी एक अपवाद है कि जयचंद्र ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था इस युद्ध में। ठीक है, लेकिन फिर भी कई इतिहासकार मानते हैं कि जयचंद्र ने इस युद्ध में मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। ठीक है, अब एक जो कारण है वो कारण मैं आपको बता देता हूं कि प्रथम युद्ध में पराजित करने के बाद, मोहम्मद गोरी को पराजित करने के बाद उसकी सेना का पीछा न करना, यह भी एक इतिहास में उसकी एक भूल मानी जाती है। क्योंकि यह तो राजपूतों की शान थी। अपन सब जानते हैं कि वो निशस्त्र शत्रु और भागती हुई सेना के ऊपर कभी भी वार नहीं करते थे। लेकिन तर्कपूर्ण यदि हम बात करें, तर्क के साथ यहां पर बात करें, तो बात यह है कि यह भी एक कारण था इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय का। तो अपन कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ही नहीं, समस्त राजपूत ये मानते थे कि आन नहीं जानी चाहिए, आन बान शान की वो हमेशा रक्षा करते थे। प्राण चले जाएं पर आन के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। ये बात सभी राजपूत शासकों ने सिद्ध की थी, और यहां पर अपन सामने देख रहे हैं कि ये बात यहां पर पृथ्वीराज चौहान ने भी क्या की है? सिद्ध की है। ठीक है, अब देखिए, इस युद्ध में पराजित होना जाने के बाद पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या हुआ? ठीक है, विश्वस्त जानकारी हमारे पास नहीं है। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि युद्ध के तुरंत बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। कई ये मानते हैं कि उसको गजनी ले जाया गया। कई एक इतिहासकार ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि इस युद्ध में पराजित हो जाने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने गोरी के अधीन अजमेर में कुछ समय तक शासन किया था। तो क्या क्या कथन है वो यहां पर देखो, मैं सामने बता रहा हूं आपको। सबसे पहले नाम आता है मिनहाज उल सिराज का। ये कहते हैं कि इस युद्ध के बाद सिरसा में पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मिनहाज उल सिराज का ग्रंथ कौन सा है? तबकाते नासिरी। इस ग्रंथ में उन्होंने क्या कहा है कि इस युद्ध के तुरंत बाद सिरसा में पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। दूसरा ग्रंथ आता है, इतिहासकार का नाम आता है हसन निजामी। इस युद्ध में अब हसन निजामी क्या कहते हैं
इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अजमेर लाया गया, जहां उसने कुछ वर्षों तक गौरी के अधीन शासन किया था। गौरी के अधीन शासन करने वाली बात किसने कही है? हसन निजामी ने कही है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद बात आती है पृथ्वीराज रासो की। पृथ्वीराज रासो यह कहता है कि इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज को गजनी ले जाया गया और उसे आंखों से अंधा कर दिया गया। नेत्रहीन पृथ्वीराज चौहान ने शबदवेदी बाण चलाकर गौरी की हत्या की थी और इसके लिए चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज को एक दोहा सुनाया था जो जग प्रसिद्ध है। वो दोहा क्या है? जग प्रसिद्ध है कि चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान और मच चुके चौहान। ठीक है, यह कथन था। उसके बाद एक इतिहासकार का नाम आता है आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव। इनका यह मानना है कि यह जो तराइन का दूसरा युद्ध था, यह भारत के लिए युगांतकारी परिवर्तन साबित हुआ। युगांतकारी परिवर्तन कैसे साबित हुआ भाई? क्योंकि इस युद्ध के बाद भारत में राजपूत साम्राज्य का समापन हो जाता है और किसकी स्थापना होती है? स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है। देखिए, क्योंकि इस युद्ध के बाद भारत में स्थायी मुस्लिम या तुर्क साम्राज्य की क्या होती है? यहां पर स्थापना होती है। क्योंकि इस युद्ध के बाद भारत में किसकी स्थापना होती है? दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत के बाद किसकी स्थापना होती है? मुगल साम्राज्य की। ठीक है, तो अपन यूं कह सकते हैं कि ये जो युद्ध है ये भारत के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इस युद्ध के बाद भारत लगभग 500 वर्षों तक मुगलों की या मुस्लिमों की जंजीरों में जकड़ गया। ठीक है, आगे चलते देखिए। हां, उसके बाद एक प्रकरण आता है। वो प्रकरण क्या है? देखिए, ध्यान से समझिएगा। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं पहले। हाँ जी, अब देखिए, एक प्रकरण आता है पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता। नाम सबने सुना है संयोगिता का। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया भी था कि संयोगिता पृथ्वीराज चौहान की क्या थी? पत्नी थी। देखिए, संयोगिता कन्नौज के गढ़वाल वंशीय शासक जयचंद्र की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? कन्नौज के गढ़वाल वंशीय शासक जयचंद्र की पुत्री थी। ठीक है, उसके बाद देखिए संयोगवश पृथ्वीराज और संयोगिता का दोनों का ननिहाल दिल्ली था। दोनों का ननिहाल कहां था? दिल्ली था। नाना अनंगपाल तोमर ने अपने जामाता जयचंद्र के बजाय पृथ्वीराज को अपना क्या बना दिया था? उत्तराधिकारी बना दिया था। थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि अनंगपाल तोमर चूंकि निसंतान था, इसलिए उसने पृथ्वीराज को क्या बना दिया था? अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। इसके कारण जयचंद्र किससे नाराज हो गया? पृथ्वीराज से नाराज हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे कालक्रम क्या हुआ। देखिए, हां, उसके बाद क्या हुआ कि संयोगिता के पृथ्वीराज से प्रेम की बात जानकर जयचंद्र ने राजसूय यज्ञ करवाया। यह श्रेय गलत हो गया, यह यज्ञ है। राजसूय यज्ञ करवाया और संयोगिता का क्या आयोजित किया भाई? स्वयंवर का आयोजन किया। ठीक है, इस स्वयंवर में पृथ्वीराज को नहीं बुलाया गया। उसे अपमानित करने के लिए द्वारपाल की जगह पृथ्वीराज की मूर्ति लगा दी। पृथ्वीराज की मूर्ति लगा दी, और मूर्ति भी कौन सी? पित्तल की मूर्ति। कौन सी मूर्ति भाई? पित्तल की मूर्ति लगा दी, जिससे नाराज संयोगिता ने उस मूर्ति में ही क्या बना दी? वरमाला पहना दी। पृथ्वीराज को जब इस बात का पता चला तो उसने संयोगिता का अपहरण कर लिया और उसके साथ विवाह
कर लिया। इतिहासकार यह मानते हैं कि अभी देखो थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि जयचंदन ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। इतिहासकार ये मानते हैं कि ये जो प्रकरण हुआ था, इस प्रकरण ने जो पृथ्वीराज और जयचंद्र के बीच में जो शत्रुता चली आ रही थी, क्योंकि वो नाराज तो पहले से ही था, क्योंकि दिल्ली का राज्य अनंगपाल तोमर ने किसको दे दिया था? पृथ्वीराज को दे दिया था। तो ये जो घटना घटी, इसने उस शत्रुता में क्या कर दिया? आग में घी डालने का कार्य कर दिया। ठीक है, और यही कारण था कि जयचंद्र ने उस तराइन के दूसरे युद्ध में किसका साथ दिया था? गौरी का साथ दिया था। अब देखिए, ये जो घटना है संयोगिता और पृथ्वीराज वाली, इसको कई इतिहासकार काल्पनिक मानते हैं और कई इतिहासकार इसका समर्थन करते हैं। कैसे हैं? देखिए, अब देखिए, पहले बात करते हैं समर्थकों की। गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा, ये दोनों तो यही मानते हैं कि ये जो घटना घटी थी वो क्या थी? सत्य थी। ठीक है। असमर्थक यानी ऐसे कौन से हैं जो इस घटना को मात्र एक कल्पना मानते हैं, यानी इस घटना को क्या मानते हैं? काल्पनिक मानते हैं। कौन कौन से हैं? डॉक्टर त्रिपाठी और एक जाना पहचाना नाम पंडित गौरी शंकर ओझा। ये क्या मानते हैं कि ये घटना मात्र क्या है? एक कल्पना है। ठीक है। उसके बाद बात आती है, देखिए, कुछ विद्वान भी रहते थे पृथ्वीराज चौहान के दरबार में। कौन कौन थे? एक का नाम तो आपने सबने सुना है, चंदबरदाई, जो उस पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि भी था और उसका मित्र भी था। ठीक है। दूसरा नाम आता है जयानक, जो कश्मीरी कवि था। कौन था भाई? कश्मीरी कवि था। और इसने कौन सा ग्रंथ लिखा था? पृथ्वीराज विजय। क्या लिखा था भाई? कौन सा ग्रंथ लिखा था? पृथ्वीराज विजय लिखा था। इसके साथ साथ विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जनार्दन और विश्वरूप, ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार में विद्वान रहते थे। ठीक है। कौन कौन थे? चंदबरदाई, जयानक, विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जनार्दन और विश्वरूप, ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार में दरबारी कवि थे। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, बात करते हैं एक इस चंदबरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की। पहले मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए, हाँ, देखिए, पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। चंदबरदाई का वास्तविक नाम क्या था? पृथ्वीराज भट्ट था। पृथ्वीराज भट्ट ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। इसका पिछला भाग चंदबरदाई के पुत्र जलहन ने पूरा किया था। किसने पूरा किया था? चंदबरदाई के पुत्र जलहन ने इसको पूरा किया था। पृथ्वीराज रासो की भाषा पिंगल भाषा है। कौन सी भाषा है? पिंगल भाषा है। और इसे हिंदी की पहली रचना और महाकाव्य कहा जाता है। इस ग्रंथ को, यानी कौन से ग्रंथ को? पृथ्वीराज रासो को हिंदी की पहली रचना और महाकाव्य कहा जाता है। समझ में आ गई बात? उसके बाद देखिए, हाँ, कुछ लास्ट बातें हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। देखिए, 1192 में प्रसिद्ध सूफी संत और चिश्ती संप्रदाय से संबंधित नहीं भाई, यहां पर चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक नाम क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनको अपन गरीब नवाज भी कहते हैं। जिनको अपन क्या कहते हैं भाई? गरीब नवाज भी कहते हैं। ठीक है। ये पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में क्या आए थे? भारत आए थे। और किसके साथ आए थे? मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। और इन्होंने अजमेर को क्या बनाया था? अपनी कर्म स्थली बनाया था। ठीक है। अब देखिए, कुछ निर्माण कार्य हैं पृथ्वीराज चौहान के जो आपके सामने हैं। जैसे पहला तो है, अजमेर में उन्होंने किसकी स्थापना की थी? एक कला और संस्कृति नामक संस्थान की स्थापना की थी। और इस संस्थान का प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था?
पद्मनाभ को बनाया गया था। ठीक है। दूसरी जो इमारत इन्होंने बनाई थी वो बसाया था लालकोट शहर, और लालकोट शहर कहाँ बसाया था? दिल्ली में। और एक किला भी बनवाया था दिल्ली में जिसका नाम क्या है? राय पिथौरा, जो कि दिल्ली में। ठीक है। अब देखिए ये जो राय पिथौरा है, ये राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान की क्या है? उपाधि है। और ये इनको क्यों कहते थे? क्योंकि ऐसा शासक या ऐसा सम्राट जो युद्ध में कभी भी पीठ नहीं दिखाता था, जिसकी छाती वज्र के समान है, यानी दुनिया में या उस समय भारत में ऐसी कोई तलवार नहीं बनी थी जो पृथ्वीराज चौहान की छाती को चीर सके, जिसकी छाती वज्र के समान है, उसको इतिहास में क्या कहते थे? राय पिथौरा कहते थे। समझ आ गई बात? तो ये थी पृथ्वीराज चौहान, हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में संपूर्ण जानकारी। ठीक है। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो या कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट लिख करके डाल सकते हैं। ठीक है। इसके साथ ही अपना अजमेर का जो चौहान वंश है वो यहां पर क्या होता है? समाप्त होता है। कल के वीडियो में अपन पढ़ेंगे रणथंभौर का चौहान वंश। ओके, थैंक यू।